नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है और पीड़ित हिंदू इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की सरकार दूसरों पर आरोप लगाने में व्यस्त है, तो वहीं वक्फ को लेकर शोर मचाने वाली विपक्षी पार्टियां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप हैं। क्या है ये पूरी सियासत, इस पर बात करेंगे। वक्फ पर भ्रामक प्रचार की सियासत पर भी बात करेंगे आज। हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में यह भी एक भ्रांति फैलाई गई कि मंदिरों के आय व्यय प्रबंधन में सिर्फ हिंदू होते हैं। तो क्या है सच्चाई और इस पर क्यों भ्रम की सियासत फैलाई जा रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। संसद से पारित नया वक्फ एक्ट को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक बहस जारी है, लेकिन सच्चाई क्या है आपको बताएंगे। बात होगी कर्नाटक की सियासत की, जहां राहुल गांधी के जातिगत जनगणना और जाति एक्सरे को किसने रोका है। क्या उनकी सरकार ने या उसके अंदर अंतर विरोध ने। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मुर्शिदाबाद के दौरे पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पीड़ितों का जानेंगे हाल। राहत शिविर पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम, महिला आयोग की टीम भी करेगी दौरा। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा सुक्खू सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को दिए करोड़ों के विज्ञापन। कर्नाटक सरकार ने भारी विरोध के चलते जातिगत जनगणना की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल करने से किया मना। सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट सहयोगियों से कहा अपना विरोध लिख कर दें। बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा सीएम मंत्रियों को कर रहे हैं ब्लैकमेल। आखिर क्या है कांग्रेस पार्टी की मजबूरी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। 40 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों में 16 लाख की इनामी नक्सली दंपत्ति भी शामिल। और यूनेस्को ने दी गीता और नाट्य शास्त्र को वैश्विक मान्यता। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किया शामिल। पीएम मोदी ने कहा यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है और जहां हिंदू इंसाफ मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंसा और अत्याचार का शिकार हुए हिंदू परिवार अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार इस हिंसा के लिए बीएसएफ और बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि यूपी और बिहार के लोगों ने यहां आकर हिंसा की है। वो मीडिया पर भी गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर मीडिया का प्रवेश वर्जित है। दिलचस्प है कि प्रशासन पत्रकारों को राहत शिविरों तक में नहीं जाने दे रहा है कि असलियत बाहर ना आ सके। इन सब के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस घटना स्थल का दौरा करने और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। राज्यपाल कल जब राजभवन में पीड़ितों से मिले थे, तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो खुद मुर्शिदाबाद और मालदा जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य, आयोग के सदस्य और महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों से आज मिल रही है। दोनों ही आयोग के सदस्य उनकी जुबानी यानी पीड़ितों की जुबानी घटना की जानकारी ले रहे हैं और वो इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने आज कोलकाता में कहा कि पीड़ित महिलाएं डरी हुई हैं और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाना बेहद जरूरी है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया था। बंगाल सरकार की रिपोर्ट में डेट वाइज हिंसा के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन 8 अप्रैल को जंगीपुर में करीब 8 से 10 हजार की संख्या में भीड़ जुट गई और उस दिन हिंसा में पुलिस की जान लेने की भी कोशिश की गई।
11 अप्रैल को रघुनाथगंज और शमशेरगंज में 5-5 हजार लोग जुटे और जमकर उपद्रव मचाया और 12 अप्रैल को उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान करने और उनकी पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक अधिकारी के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी शामिल होंगे। उच्च न्यायालय ने समिति को विस्थापित व्यक्तियों की पहचान करने, पीड़ितों की संपत्तियों के हुए नुकसान का मूल्यांकन करने और दर्ज प्राथमिकियों का आंकड़ा एकत्र करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीपीएफ की जो तैनाती थी, उसके निर्देश के लिए 12 अप्रैल को दिया गया अदालत का अंतरिम आदेश जारी रहेगा, यानी कि अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो तैनात रहेगी। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा गठित समिति और एसआईटी को 15 मई को अगली सुनवाई पर अपनी अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं अफसोस इस बात का है कि पीड़ितों की सुरक्षा और राहत देने के बजाय राज्य सरकार और राजनेता आरोप प्रत्यारोप की सियासत में उलझे हुए हैं। सीएम ममता दीदी के लिए हिंसा पीड़ितों के लिए एक शब्द भी नहीं है। उन्होंने इमाम सम्मेलन बुलाकर उन्हें आश्वस्त किया कि टीएमसी सरकार उनके साथ है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार पर वो एक शब्द भी नहीं बोली। इस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल भी खड़ा किया है कि अति पिछड़े गरीब हिंदुओं की दुर्दशा पर क्यों विपक्ष अपना मुंह बंद कर लेता है। दरअसल इस पूरी सियासत को हम सबको समझने की जरूरत है। तो इस सियासत को हम सबको समझने की जरूरत है और जैसा कि बताया कि राज्यपाल आज जो हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद है वहां दौरा कर रहे हैं और मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात के बाद प्लान ऑफ एक्शन के बारे में वो निर्णय लेंगे, ऐसा राज्यपाल ने कहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। Of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. We should have a concerted effort at this. All stakeholders have to come together. After visiting the field and sharing the feelings of the people there, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर सभी चुप हैं। राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर जो कह रही हैं कि महिलाएं बहुत डरी हुई हैं और उनका उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने कहा कि हम उन महिलाओं के साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। महिलाएं बहुत डर गई है और उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि असुरक्षा की भावना उनके मन में बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी घटनाओं का हमने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का एक गठन किया है। उन सभी महिलाओं को जो अभी वहाँ से पीड़ित भी है, तकलीफ़ में है, ऐसे उन सभी महिलाओं को मैं मिलने वाली हूँ, उनके साथ बात करने वाली हूँ। मैं मुर्शिदाबाद भी जाऊँगी और मालदा भी जाऊँगी। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद के लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार अगर विदेशी षड्यंत्र को नहीं रोक पाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाई और कानून व्यवस्था मुर्शिदाबाद में अगर बिगड़ी है तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार। मैं दोनों को दोषी मानता हूं और चाहता हूं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हों और दोषियों को सजा मिले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो प्रसेनजीत, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे, किस तरह से सूरत हाल है पश्चिम बंगाल में और ख़ासतौर पर मुर्शिदाबाद और मालदा में? क्या तनाव अभी भी बरकरार है? पीड़ितों का क्या हाल है? और राज्यपाल दौरा कर रहे हैं, उसके विषय में तो आप जानकारी देंगे ही।
नहीं, देखिए अभी आज सबसे चिंताजनक बात यह है कि मालदा जो शिविर में, पारलालपुर स्कूल का शिविर में जो लोग महिला पुरुष चाहे जो भी हो वो रह रहे हैं, इनके ऊपर प्रशासन की तरफ से एक दबाव है कि वो ये स्कूल छोड़ के चले जाए। थोड़ी देर पहले वहाँ इलाका की तीन तीन वीडियो, आसपास की इलाका की तीन तीन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पुलिस लेके पहुंचे और महिलाओं के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश किया कि आप यहाँ से चले जाए। कहाँ जाए, कैसे जाए, क्या करे आगे जाके, इसका कोई समाधान नहीं है उनके पास। और ऐसे समय पे ये महिलाओं ने ये पूरे जो वीडियो और बाकी लोग थे इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोगों को यहाँ पे जेल जैसा स्थिति में रखा गया है। ये सही है, मैं कल से बोलने की कोशिश कर रहा था कि पत्रकारों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो वहां पे रिलीफ लेके पहुंचने की कोशिश कर रहा है उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में और भी डर गई हैं महिलाएं और बच्चे लेकर जो यहाँ पे है, या जो भी पुरुष है सब लोग, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दीवार के उस पार क्या हो रहा है। हमको अगर यहाँ से निकाल के ले जाया जाए तो हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि जो गांव को छोड़ के आए हैं उनको पता है कि उस गांव में उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, जला दिया गया, तोड़ा गया है। उनका माने एक चावल खाने के लिए एक थाली भी बचा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से प्रशासन की तरफ से दबाव दिया जाए, डाला जाए, तो ये स्वाभाविक है कि सब लोग गुस्से में प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाने की काम कर रही हैं। तो लेकिन ये काफी खतरनाक है और हमें पता नहीं कि रात के अंधेरे में क्या हो जाएगा, या इस तरह से जब वहां से पत्रकार लोग, कोई लोग मालदा में रात को रुक रहे हैं, कोई लोग मुर्शिदाबाद में रात को रुक रहे हैं, तो अपने अपने जगह पे जब चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा। इसीलिए ये महिलाओं ने जोर जोर करके अपना जो ऐतराज है वो जता रही हैं, और जितना दूर हो सके हम भी वो खबर को पूरे देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रदेश की सरकार, ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार की तरफ से इन महिलाओं के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर जो त्राण शिविर में है, इनको दबाव दिया जा रहा है कि वो कहीं भी चले जाए, यहाँ पे ना रहे। निखिल। हाँ, और जिस तरह से अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है, एक कमेटी भी गठित की है, किस तरह से लगातार जो आम लोग हैं उनमें भी गुस्सा है, क्या कुछ जानकारी इस विषय में देंगे? देखिए, इसमें अदालत ने संज्ञान लिया है और कमेटी भी बनाया गया है। जो हम लोग डीडी न्यूज में बार बार कह रहे हैं कि जो उपद्रव होना था वो फिलहाल हो गया है जी। आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य है, सामान्य नहीं है, क्योंकि ये जब तक अपने घर वापस नहीं जा सकते, इसीलिए अदालत ने भी ये कहा कल कि ये जो विस्थापित लोग हैं वो अपने जगह पे अपने पसंदीदा स्थिति में फिर वापस जाए, ये काफी जरूरी है। एक तरफ तो जो उपद्रवी थे उनको ढूंढ के निकालना जरूरी है, लेकिन जो विस्थापित है उनको अपने घर मिलना और उसी तरह की वातावरण में अपना घर मिलना, ये काफी जरूरी है। तो इसीलिए अदालत की तरफ से 3 लोगों की एक कमेटी बनाया गया है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जो इनका घर, करीब 130 घर एक ही जगह पे, वो शमशेरगंज की धुलियन के इलाके में चुन चुन के हिंदुओं का तोड़ा गया है और आगजनी किया गया है, और उनका घर का जितने सारे संपत्ति है सब नष्ट कर दिया गया। अब इनको वापस अगर लाना है तो इनका जो प्रदेश सरकार की तरफ से उनको मदद मिलना चाहिए, प्रदेश सरकार की तरफ से इस कमेटी को मदद करना चाहिए, इन लोगों का लिस्टिंग करना चाहिए कौन है क्या नहीं है। ऊपर से प्रदेश की सरकार की तरफ से इनको किसी ना किसी तरह वो शिविर से भगा देने की काम किया जा रहा है। तो इसीलिए कोर्ट ने काफी चिंता जताया कल ने। लिखिल जी, निश्चित तौर पर तो ये चिंताजनक है, क्योंकि राहत देने के बजाय अगर उनको भगाया जा रहा है, और जब कहते हैं कि अगर खेत ही मेड़ को खाने लगे तो आखिर कहाँ जाएगा व्यक्ति। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत। तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में स्थितियां बहुत खराब है। राज्यपाल, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग आज जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा कर रहे हैं, जो राहत शिविर है वहां का दौरा कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि राहत शिविरों में भी जो स्कूल है उनको भी पीड़ितों से जल्द खाली कराने की कोशिश की जा रही है। तो स्थितियां कितनी
विकट हैं, इस बात को समझा जा सकता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि संसद से पारित नया वक्फ एक्ट को लेकर जो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जिसको लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और हंगामा बरपा है, आखिर कौन कौन सा ऐसा एजेंडा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। इस पर हम विस्तार से विशेष चर्चा भी करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और संसद से पारित नया वक्फ एक्ट को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक बहस जारी है। कुछ संशोधनों पर सुप्रीम अदालत की शंका पर सरकार ने एक हफ्ते का वक्त लिया है। इस खबर के बीच तमिलनाडु की एक खबर हम सबको चौंकाती है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 21 मंदिरों को दान में मिले स्वर्ण आभूषण को पिघलाकर उसके ब्याज से 18 करोड़ रुपए की कमाई की है। हिंदू मंदिरों में दानकर्ताओं को मिलने वाले सोने और धन का प्रबंधन राज्य सरकार के हाथ में होता है। इस धन और सोने का उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है और उसमें पहले से भी किया जाता रहा है। जिस दौर में सोने की कीमत आकाश छू रही है, वहीं तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों में अर्जित सोने चांदी से अतिरिक्त आय जुटाने की ये योजना बनाई है। तमिलनाडु असेंबली में इसकी जानकारी खुद DMK सरकार के मंत्री ने दी है। सवाल यह है कि धर्मार्थ और समाज कल्याण में सिर्फ मंदिरों का दान क्यों? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सवाल यह उठा है कि वक्फ बोर्ड के नामित सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम क्यों, कलेक्टर क्यों? तो हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में भी एक भ्रांति फैलाई गई कि मंदिरों के आय व्यय प्रबंधन में सिर्फ हिंदू ही होते हैं, जबकि यह सच नहीं है। किस तरह से तमाम मंदिरों में जो दूसरे अन्य धर्मों के लोग हैं वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर ट्रस्ट में 2 मुस्लिम अधिकारी शामिल थे, जसनदीन और शकीन। कर्नाटक के अभिमुक्तेश्वर स्वामी मंदिर की कमेटी में कर्नाटक सरकार ने नवाज अहमद को सदस्य बनाया था, वो सदस्य रह चुके हैं। TMC सरकार के बड़बोले मंत्री फिरहाद हाकिम प्रसिद्ध तारकेश्वर बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। बंगाल के कई धर्मार्थ ट्रस्ट इनके अधीन थे। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और चर्चित मंत्री आजम खान हिंदुओं के सबसे पवित्र कुंभ मेले के आयोजन के सर्वेसर्वा थे। आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में सैकड़ों की तादाद में गैर हिंदू कर्मचारी और अधिकारी आज भी मौजूद हैं। इस तरह भारत के दर्जनों प्रसिद्ध मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी अधिकारी गैर हिंदू भी रहे हैं और हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अधीन मंदिर की जमीन और संपत्ति नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड में मस्जिद दरगाह की जमीन उसका कानूनी हक बनाया गया है। मंदिर समितियों ने सरकारी संचालन का विरोध करते हुए प्राचीन मंदिरों मठों की जर्जर हालत पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं आती है। देश के 15 राज्यों के करीब 4 लाख मंदिरों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूर्णतः सरकारी नियंत्रण है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के नियंत्रण को गलत मानता है, लेकिन कभी भी राज्य सरकारों ने इसके राजस्व लेने से परहेज नहीं किया। पंडित नेहरू के दौर में 1951 में बने कानून हिंदू धार्मिक और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को मंदिरों को नियंत्रण में लेने का अधिकार है, लेकिन चर्च और मस्जिद को इससे दूर रखा गया है। भारत में हिंदू मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि हिंदू दर्शन, कला, संस्कृति सीखने का एक प्रमुख केंद्र भी हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के प्राचीन भव्य मंदिर की हालात क्या है, यह देखने समझने की बात है, लेकिन यह जानने की भी बात है कि 1959 में तमिलनाडु सरकार ने धर्मस्थल बंदोबस्ती अधिनियम लागू करके राज्य के 35,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भी इसी अधिनियम के तहत सभी मंदिरों पर अपना कब्जा जमा लिया।
भारत में उन लाखों मंदिरों की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई है जहां राज्य सरकार को चढ़ावा नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड के मसले पर जब यूजर्स क्लॉज और ट्रस्ट के अधिकारियों का मजहब पूछा जा रहा है, फिर ऐसे नियम मंदिरों के लिए क्यों लागू नहीं होंगे? और तमिलनाडु सरकार में मंत्री पीके शेखर बाबू रेड्डी ने बताया है कि जब हमने ये स्कीम शुरू की थी तो बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध किया था। वे कह रहे थे कि हम मंदिर से सोना छीन रहे हैं, मगर हमारे मुख्यमंत्री ने इसकी चिंता व्यक्त नहीं की है, उनको इसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कीम भगवान के लिए संपत्ति बनाने वाली एक शानदार स्कीम है और ये जारी रहेगी। ये जो सोना लेने वाली स्कीम है उस पर तमिलनाडु सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं। इस पर आइए आपको सुनाते भी हैं। இந்த திட்டத்தை தொடங்கும் போது ஆண்டிற்கு 18 கோடி 21 கோயில்கள் திருப்பணிக்கு செலவிடப்படுகிறது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நம்முடைய பாரதிய ஜனதா உறுப்பினருக்கு தெரியும், இந்த திட்டம் தொடங்கிய போது அனைத்து திருக்கோயில் வாயிலிலும் ஆண்டவனை அரங்கெடுத்து வைத்து அந்த நகைகளை நாங்கள் பிடுங்குவது போல் காட்சியளித்து ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடத்தினார்கள். ஆனால் எங்கள் முதல்வர் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. இந்த திட்டம் இறைவனுக்கு சொத்து சேர்க்கின்ற திட்டம், இதை நடத்துங்கள் என்று உத்தரவிட்டார். அதன் பலன் இந்த திட்டத்தில் இப்பொழுது சட்ட போராட்டம் நடத்தி அத்தனையும் தாண்டி விமர்சனம் செய்தவர்களிடம் புடம்போட்ட தங்கமாய் இந்த திட்டம் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த திட்டம் மேலும் தொடரும். மாண்புமிகு और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं और रितेश रंजन हमारे संवाददाता चेन्नई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रितेश, आपके पास आएंगे और हम जानना चाहेंगे दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए आप बताइए कि ये स्कीम दरअसल है क्या और किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस इसमें राज्य में आ रहे हैं। देखिए, जो ये मामला है अभी फिलहाल जो समझ में आ रहा है कि कल सरकार के एचआरएनसी मिनिस्टर ने यहाँ पे विधानसभा में बताया कि यहाँ पे जो है 18 करोड़ जो है रुपए की कमाई हो रही है राज्य सरकार को मंदिरों से को जो सोना दान में दिया गया है उसको लेकर के। अब ये मामला जो ज्ञान में आया है उसके बाद एक चीज और सामने आ गई है। सिर्फ यही मामला नहीं है, ये मामला और भी है कि अब राज्य सरकार जो है चांदी जो दान में दिया गया है, चांदी को भी गला करके और उसका बना करके रखेंगी और उसको भी ये क्या कहते हैं दे करके बैंक को दिया जाएगा और बैंकों से उससे ब्याज कमाया जाएगा। यहाँ लेकिन एक चीज और समझ में आती है कि जो है राज्य सरकार का दुमुहा रवैया जो होता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के चीजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की चीजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें अपना पूरा ठीक कर रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैंने जहां पे यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना है कि डीएमके सरकार हमेशा से हिंदुत्व विरोधी रही है, उनका हिंदुत्व से जो है हमेशा से ये क्या कहते हैं विरोध का जैसा हाल रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा जी, हमारे संवाददाता ने बताया, दरअसल हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो सोना है उसका इस्तेमाल कर रही है तमिलनाडु सरकार। हमारे संवाददाता बताया सिर्फ भाई साहब सोना ही नहीं, चांदी भी इस्तेमाल कर रही है और चांदी भी गलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दोहरे मापदंड, दोहरे मानदंड, क्या कहेंगे आप? निखिल, मैं सुन रहा था रितेश का, उस तमिलनाडु की असेंबली की ये चर्चा है जिस तमिलनाडु में उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं और स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, वो सनातन के बारे में कहते हैं कि ये कीड़े मकोड़े, कैंसर, क्या क्या बीमारी का नाम ले रहे थे। और उस मंदिरों के सोने और चांदी से वहाँ स्कीम चलाई जा रही है, तो ये देश को मानना चाहिए कि ये एक शुभ संकेत है कि कम से कम उनको लग रहा है कि सनातन एक आदर्श है और मंदिर की व्यवस्था जो है वो प्राचीन व्यवस्था, शायद उनको अब समझ में इस चीज़ के लिए हम आया है, तो ये साधुवाद। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना कि आज के दौर में जब ये चर्चा चलते हुए जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी बड़ी बहस देखी थी,
तो हमें हम समझने की जरूरत है कि इस देश में 30 लाख से ज़्यादा मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के 2011 के ये आंकड़े हैं, 30 लाख से ज़्यादा यहाँ मंदिर, मस्जिद और चर्च और वगैरह वगैरह, गुरुद्वारा और सारे धार्मिक स्थल पूजा पाठ के हैं। उसमें सिर्फ हिंदुओं के जो मंदिर 4 लाख से ज़्यादा हैं जो सरकारी कब्जे में हैं, उन्हीं में ये राजस्व कमाने का ये नया नया आइडिया क्यों आता है? ये नया आइडिया जो भारत के सबसे तीसरा बड़ा जो लैंड बैंक है वक्फ बोर्ड, जो एयरफोर्स, ये आप सोचिए रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरी बड़ी लैंड बैंक है, उस वक्त में ये आइडिया क्यों नहीं आ रहा है जिसमें 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए में अटका हुआ है वक्त, उससे ज्यादा कि उसकी कमाई नहीं हो रही है। और सवाल ये है, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये देश के काम में आ रहा है। जिस धर्मार्थ ट्रस्ट की बात अभी आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, उसकी भी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताता हूं कि अंग्रेजों के ज़माने में जब ये लगा कि ये मंदिर की कमाई जो है एक बड़ी कमाई है और राजस्व के लिए एक बड़ा इसका योगदान हो सकता है सरकार में, तो उस समय में जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, अलग अलग मद्रास की और मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता की, उसने ये सारे मंदिर, चर्च और ये जो मस्जिदें थी उसका अधिग्रहण किया था। बाद में चर्च और जो ये था उसका मस्जिदों के अधिग्रहण का विरोध हुआ तो उसने उसको छोड़ दिया, सिर्फ मंदिरों का अधिग्रहण किया। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ तो आप सोचिए कि उन दोनों की आज़ादी मिली इन चीज़ों से, लेकिन 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक कानून बना के आया जिस कानून का नाम था हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट का, 1951 का। अब उस जो ट्रस्ट का ये कानून बना, बंदोबस्ती ट्रस्ट उसका नाम था, 1951 जिसको हम बोलते हैं, वही तमिलनाडु सरकार का, उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, उसका एक बड़ा आधार बना और उसने पूरे सरकार के वहाँ की जो मंदिरें थी, लगभग 25,000 की 30,000 की मंदिरें थी जो इंपॉर्टेंट मंदिर थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल है कि हर राज्य सरकारों को लगा कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनके आसपास में, उन सारे मंदिरों में जब बड़ा चढ़ावा आता है, लोग आते हैं, धर्मार्थ लोग दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उनको लगा ये कमाई का, एक राजस्व का एक बड़ा जरिया हो सकता है। तो अन्य राज्यों सरकारों ने इसकी पहल की और सारे मंदिर जो है धीरे धीरे राज्य सरकारों के कब्जे में आ गया। रही बात, जब वो बताते हैं, ये तर्क सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कि इन धर्मार्थ ट्रस्ट में और बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं है, तो उन्हें आपने जो आज अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिमाचल के ज्वालामुखी शक्तिपीठ है, उसमें भी 2 मुस्लिम वहां उस शक्तिपीठ के बोर्ड में मेंबर रहे हैं जी। उन्हें यह बताना चाहिए, समझना चाहिए कि कलकत्ता के, बंगाल के जो मंदिर हैं, वो आप तारकेश्वर मंदिर, वो देश के इंपॉर्टेंट मंदिर में से है और उस बोर्ड के चेयरमैन खुद वहाँ टीएमसी सरकार के मंत्री हाकिम रहे हैं, जो कहते हैं कि कहीं का माइग्रेशन जो हुआ है, बंगाल के लोग बंगाल में ही है ना, कोई दूसरी जगह थोड़ी गया है, वही है, वो बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो आप सोचिए कि हिंदू के सबसे बड़ा मेला जो आप कह सकते हैं कुंभ का मेला होता है, वो कुंभ के मेले के आयोजन 2013 के सारे कर्ता धर्ता समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री थे। तो आप ये इस चीजों को आप देखिए कि उस मंत्री भी उसी मजहब से हैं। तो इसके बाद अगर आप ये तर्क कोर्ट में देते हैं और कोर्ट में ये बताया जाता है कि ये एक भ्रामक प्रचार है हिंदू के धर्म स्थल और हिंदू के धार्मिक स्थलों और धार्मिक ट्रस्टों के बारे में, जो प्रचार कम से कम तमिलनाडु के आज के इस रिपोर्ट के बाद बंद होनी चाहिए कि ये सीधा सीधा सरकार के नियंत्रण में है। और हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार की योजना तारीफ करने लायक हो, उससे सरकार को आमदनी हो रही है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि ये सोने की क्या जरूरत जो पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी वक्त की जो 9.5 लाख संपत्ति है, वो भी जो पड़ी सर रही है, उसका भी उपयोग हो, ये मोदी सरकार की व्यवस्था को लोगों को माननी चाहिए। जी, राहुल लाल, डीएमके के आप सहयोगी हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जिस तरह से सन 51 से लेकर के और जो सारा भी इतिहास विनोद जी ने बताया और हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट की शुरुआत की और उसके बाद किस तरह से हिंदुओं की जो तमाम जो चढ़ावा और दान आता है उसका उपयोग विकास कार्यों के लिए, यानी कि सभी के लिए, सबका साथ सबका विकास उनके साथ में होता है। तो ये जो प्रश्न उठाया जाता है जब वक्फ बोर्ड को लेकर के, तो ये क्यों? और अगर जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो दिमाग में तो ये आता है कि एक महमूद गजनवी था जिसने 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो क्या ये लूट का तरीका सिर्फ बदल गया है? यानी अब डेमोक्रेटिक व्यवस्था है तो विधानसभा से पारित करा लीजिए। निखिल जी, हमें लग रहा है कि जो तमिलनाडु के मंत्री जी ने कहा है और विधानसभा के भीतर बयान दिया है,
तो वो बड़ा प्रशंसा वाला मामला है। तो प्रधानमंत्री जी तो लगातार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की कितनी तारीफ करते हैं। वो किसमें, देखिए आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैंने विस्तार से वहां पे तमिलनाडु के कई पत्रकार मित्रों से मैंने बात की, विधानसभा की पूरी कार्रवाई के रिकॉर्ड को देखा भी हमने। उसमें सीधे सीधे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो गोल्ड निवेश योजना है उसमें वो उन सोना को और चांदी को जमा कराया जा रहा है और उसके माध्यम से 17 करोड़ रुपया जो है कि ब्याज में अर्जित की गई। और वो राशि जो तमिलनाडु सरकार जो वो ट्रस्ट खर्च कर रही है वो आम लोगों के ऊपर खर्च नहीं हो रही है, बल्कि मंदिर के ही व्यवस्था के विकास में खर्च हो रही है। वो ये गलत, तो बताइए, ये गलत, जो आखिरी वाला है वो गलत, इसको अपना रिसर्च दोबारा ठीक करिए। मैं देखिए आप खंडन कर लीजिएगा। जो अभी तक आपने बात बताई वो बिल्कुल ठीक है कि उसका उन्होंने जो आपने गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से उसका जो कंपैरिजन कर दिया, वही मैं सोच रहा था कि आखिर आप क्या बताएंगे उस पर। जो लास्ट में आप लेकर के आए कि वो मंदिरों के ही रखरखाव पर ठीक किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ही की कर्नाटक सरकार ने जजिया कर वसूलने की कोशिश की थी मंदिरों से, जिसमें काफी हो हंगामा हुआ था और ये बताया गया था कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जिसका चढ़ावा होगा, यानी जिसको वो आय बताते हैं, जिसपे 1 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा होगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा। उसको जजिया टैक्स का नाम दिया गया था। अब मैं कर्नाटक वाले मामले पर नहीं आऊंगा, वो भी पहले इसी को क्लियर कर दीजिए, लेकिन फैक्ट सही रखिए आपने। जी मैं बिल्कुल फैक्ट सही रख रहा हूं। ये बताइए एसबीआई के गोल्ड स्कीम में अगर मंदिर के गोल्ड को रख दिया गया तो इससे बताइए मंदिर के सोने की लूट कहां से होगी? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड राहुल जी मैं खरीदता हूं, आप खरीदते हैं, उससे जो लाभ होगा वो हमको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो उसका जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मैं खरीदूंगा उसका लाभ विनोद मिश्रा को मिल जाएगा, ठीक है? तो ना ऐसा होगा कि वो जो मिलेगा उसको सभी पैनलिस्ट में बराबर बांट दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हैं, निखिल जी आप मेरी बातों का खंडन सारे का कर दीजिएगा। मंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया है उसमें बयान में पंक्तियां यही थी, आपके संवाददाता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल उस रिकॉर्ड को मैं पूरा देख के आया हूँ। मंत्री जी ने बयान दिया है कि वो मंदिरों के विकास के ऊपर खर्च हो रहे हैं, उसकी खर्च हमें ठीक है, तरीका है कहने का। निकल जी एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि ये तो देखिए अगर वहां के सोने या चांदी है पड़े हुए हैं उसका प्रयोग हो रहा है। मैं तो बहुत दिनों बाद वो विनोद मिश्र जी के बात से बड़ा सहमत हूँ कि जो तमिलनाडु सरकार की योजना है वो काबिले तारीफ योजना है। अब आप पते की बात पर आए। दरअसल विरोध इस बात का नहीं है, और हमारे ख्याल से विनोद जी भी ये कह रहे हैं कि विरोध इस बात का नहीं है कि जो सोना रखा है उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की जमीन पर जब उपयोग की बात होती है और तब आप ये कहते हैं कि नहीं जी वहां पर तो ट्रस्ट में सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए, ठीक है, और इस पर आप यूजर का क्लॉज लगाते हैं, आप इसके तमाम सारी जो चीज है उस पर देखिए। असल में बात इसी बात की हो रही है कि आखिर एक व्यक्ति के या एक धर्म के अगर उस धन का उपयोग समाज के लिए किया जा रहा है तो दूसरों को छूट क्यों? निखिल जी देखिए मैं खाली संक्षेप में, चूंकि ज्यादा समय नहीं है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने अपना बयान भी नहीं रखा है, मैं संक्षेप में एक चीज यही कहूंगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली वक्फ बाय यूजर पे और तमाम अन्य चीजों के ऊपर जब सुनवाई चली, जो केंद्र सरकार बड़ा दावा कर रही थी, हम लोगों ने लोकसभा में भी पूरे डिबेट को देखा, राज्यसभा के भी पूरे डिबेट को देखा, सरकार जगदम्बिका पाल जी अभी भी कह रहे हैं कि अगर असंवैधानिक घोषित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने चंद सवाल पूछे तो सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय लेना पड़ गया। हाँ, उन्होंने इसलिए भी लिया, मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर अंतरिम आदेश न पारित किया जाए, इसलिए न किया जाए कि एक ही बार में फुल एंड फाइनल आप मुझको सुन लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हफ्ते भर की बात उन्होंने कही, 6 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 6 दिन केवल बाकी है, 1 दिन निकल गया है, थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए। निखिल जी पूरा धैर्य रखे हुए हैं हम लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सरकार इतना दावा कर रही थी कि एक कल वक्फ बोर्ड को लेकर एक प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या पूछा कि 13वीं-14वीं शताब्दी का रोक नहीं लगा दिए। एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई उसको देखिए, आप इसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है, और आप ये इस टॉपिक पर हमने कल बात की थी, इस टॉपिक पर हमने कल बात की थी, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के उस पर नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये आप इसको कहीं ना कहीं डीरेल हो जाएगा, इसलिए केवल हम आज जो विषय उठाया गया है कि एक के साथ में एक बड़ा जिसको कहते हैं कि चलताऊ तौर पर कहते हैं कि सबको बांटो हमको डांटो, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है ना उसी के उत्तर पर ही आ रहा हूं। आपने उदाहरण दिया कई सारे कि हिंदुओं का जो ट्रस्ट है उसमें तो जो है कि मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम ट्रस्ट में जो है कि मुस्लिमों के वक्त में हिंदू क्यों नहीं हो सकते, ये सवाल था आपका। देखिए हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा बस संक्षेप में एक लाइन में कि देखिए हम लोग जो भी दुनिया के लोकतांत्रिक देश है, जो हमारा संविधान है, वहां पे बहुसंख्यक के अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकार में अंतर होते हैं।
अल्पसंख्यक के साथ आप बहुत अच्छा। अच्छा सुनिए मैं बीच में रोक रहा हूँ, सुनिए मैं बीच में रख रहा हूँ, खत्म कर लें दीजिए आप मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ इनको कि आपका और हमारा जो है वो दृष्टिकोण थोड़ा सा और क्लियर होगा। आज जो हमारे बीच में डॉक्टर मिश्रा हैं उन्होंने इस पे काम किया है और मैं इसलिए आपको कह रहा था कि डॉक्टर मिश्रा को सुनिए और इसके बाद फिर आप डॉक्टर मिश्रा को सुनते हैं। डॉक्टर मिश्रा जो सबसे आखिरी बात इन्होंने बताई, कहा कि लोकतांत्रिक देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार, दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अधिकार ज्यादा होते हैं, कमोबेश उसी तरह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो भी संसाधन है उस पर सबसे पहले अधिकार, ऑलमोस्ट आप यही कहना चाह रहे हैं। मनमोहन सिंह का बयान अधूरा था, उसमें अल्पसंख्यकों के साथ महिला, चलिए अल्पसंख्यक ही सही कहना आप भी वही चाह रहे हैं जी। डॉक्टर साहब अब डॉक्टर साहब को सुन लीजिए। देखिए निखिल जी, मुझे लगता है कि राहुल लाल ने जो कहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक दोनों के अधिकार सिमिलर नहीं हो सकते, अल्पसंख्यक अधिकार ज्यादा है, ये कानूनी तौर पे सही हो ना हो पर भारतवर्ष में बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों को सर पे चढ़ा के रखा गया है क्योंकि उन्होंने ये कहा अल्पसंख्यकों में वो भी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनको तुष्टीकरण के नाम पर सर पे चढ़ा के रखा गया है। और यही वजह है कि इस समय पूरे देश में एनएसएसओ का आंकड़ा 2020 का ये कहता है कि लगभग 5 लाख मंदिर हैं और वही एनएसएसओ का आंकड़ा उसी में कहता है कि पूरे देश में 7.5 लाख मस्जिद हैं। उस 5.5 लाख मंदिरों में से 5 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिरों पे सरकारी कंट्रोल है और उस सरकारी कंट्रोल का नतीजा ये है कि सरकार को सालाना जीडीपी का लगभग 3%, अगर आजादी से लेके आज तक का निकाल दे तो एवरेज 3% का जीडीपी आता है और वेरी करता है वो 1.5% से लेके 4.5% के बीच में, यानी कि 3% जीडीपी जो देश की जीडीपी में हेल्थ और एजुकेशन बजट दोनों को मिला लें उससे भी ज्यादा है, भारतवर्ष के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है 3% का जीडीपी। इतना ये बहुसंख्यक मंदिर करते हैं। पर अल्पसंख्यक कहे जाने वाले धर्म संस्थान जिनका नंबर 7.5 लाख है, याद कर लीजिए 20% लोग, नंबर 7.5 लाख, 80% लोग, नंबर 5 लाख, यानी कि धार्मिक स्थल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। और यहीं पर अरुण लाल साहब सही होते हैं कि यहां पर बहुसंख्यकों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन का अवार्ड मिला है। हमारे इस संविधान के निर्माताओं ने तो सही बनाया था, पर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो नेता आए हैं, उन्होंने भारतवर्ष के नागरिक में बहुसंख्यक को सेकेंड ग्रेड का सिटीजन बना रखा है और अल्पसंख्यक को प्रथम दर्ज का बता रखा है। और यही वजह है मस्जिदों से एक पैसा नहीं लिया जाता है। आप सोचिए कि कुंभ में जब होता था तो यहाँ पे उसके ऊपर जजिया कर लगता था और आज की सरकार हज जो करने जाते हैं उनको हज सब्सिडी देती रही थी, अब नहीं देती, शायद खत्म कर दी गई है या कुछ उसमें डाइल्यूशन हुआ है। पहले सरकार हज सब्सिडी देती थी और जो बार बार हो रही थी सोना गलाने के बाद, ये मैं एक चीज बताना, एचआरएनसी डिपार्टमेंट तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, एचआरएनसी मंत्री कौन है पता है? पीके शेखर बाबू। ये वही पीके शेखर बाबू हैं जो उस कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट थे जिसका टाइटल था सनातन उन्मूलन समारोह। सनातन उन्मूलन के लिए कैसे काम किया जाए, उस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट थे पीके शेखर बाबू जो एचआरएनसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। और उसी को आप देखिए, उन्होंने कहा था ना स्टालिन के बेटे ने कि सनातन डेंगू है, मलेरिया, ये वहीं की बात है। तो एक ऐसा देश जहां पर सनातन उन्मूलन की बात होती है और सनातन के पैसों को खा करके लोग जिंदा रहते हैं और 80% लोग अपनी आंखें मुंह में बैठे हुए हैं। 22 राज्यों में भी आपकी सरकार है। प्लीज सुन तो लीजिए और बता देता हूं। लाल साहब, वो बात आप लोगों ने अभी कुछ मंदिरों के नाम बताए, के साथ सुनिए, बेहतर है। आपने कुछ मंदिरों के नाम बताए। सलेम देवासन बोर्ड आंध्र प्रदेश का है, उसमें वसीम वली, एसएस वुहान, एसए रसूल, मिस्टर योहान, मिस्टर इब्राहिम, के येबू, चेंडी, इसराइल, डेनियल, बेंजामिन, एमेनुअल, मैरी, गुलजार, मरियम्मा, रियम्मा, देवराजू, इशाक, ये सब नॉन हिंदू हैं।
और ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अनभिज्ञ है सच्चाई से। उसको जब आंकड़े पता चलेंगे कि ये उसने जो स्टेटमेंट एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्या हिंदू के बोर्ड में मुस्लिम रहते हैं, तो हिंदू के बोर्ड में मुस्लिम रहते हैं। कुंभ का आयोजन समाजवादी पार्टी ने किया था तो आजम खां उसके चीफ बनाए गए थे जी। कितना शानदार आयोजन किया था कृष्णकांत जी, थोड़ा बोल दीजिए कृष्णकांत जी। जी क्या पूछना चाहते हैं? मैंने सिर्फ आंकड़े बताए हैं, मिर्च नहीं लगनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है कि गलत है सही है, मैंने तो सिर्फ देश के सामने। अच्छा, जो भी सवाल पूछेगा राहुल लाल जी ये भी बता दीजिएगा कि क्या ये जो मस्जिदों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है ये जनता के बीच में लेकर जाएंगे? आप बताएंगे लोगों को कि भाई उनका भी जरा रखरखाव करके देख लीजिए, खाली मंदिरों का करना चाह रहे हैं। अरे भाई वक्फ बोर्ड में उसी को सिर्फ वक्फ बोर्ड को सुनिए तो राहुल लाल जी, मैंने कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं बोली अभी तक। राहुल लाल जी मैंने अभी तक कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं बोली है। आप सवाल पूछ लीजिए। खंडन नहीं कर रहा कौशल कांत जी, आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा। मैं कह रहा कौशल जी, मैं आपके किसी तथ्य का खंडन नहीं कर रहा। आपके बातों से ही मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि देश भर में मंदिरों की संख्या कम है और मंदिर जो है कि जीडीपी का 3% हिस्सा राज्य सरकार की कमाई का हिस्सा है। मेरा सवाल यह है कि कम से कम अभी 21 या 22 राज्य सरकारें हैं जहां पे एनडीए ही शासन में है, तो कम से कम एक अच्छी शुरुआत कि मंदिरों को राज्य सरकारों से मुक्ति करने की शुरुआत आप शुरू कर दीजिए। यहाँ तो हम लोग उल्टा देख रहे हैं कि बद्रीनाथ में वहां के टेस्ट के लोग, राहुल जी सुन लीजिए, केदारनाथ में टेस्ट वहां का स्थानीय सवाल हो गया ना सर। राहुल जी, उत्तराखंड में ऑलरेडी उनको कंट्रोल को खत्म कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है। सुन लीजिए ना, अब सवाल पूछे तो सुनिए, बीच में मत बोलिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है। उत्तराखंड में सरकार ने मंदिरों के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया है। हाँ, अभी पूरी तरह से कंट्रोल को मुक्त होना चाहिए है, चूंकि ये मंदिर का मुद्दा स्टेट वाइज मुद्दा है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए सेंटर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। और सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि रातों रात बदल दें? एक आखिरी आंकड़ा देश के सामने रखता हूं। जब हम लोगों की तरफ से एक पिटीशन डाली गई थी तो सरकार, तमिलनाडु सरकार का रिटन एफिडेविट ये कह रहा था कि 1977 से लेकर 2015 तक सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु सरकार ने 5 लाख किलो सोना पिघला करके रखा हुआ है और उसका जो ब्याज आता है वो सरकारी काम में, सेक्युलर काम में आता है। हिंदू मंदिरों के लिए कुछ नहीं होता, न सनातन के प्रमोशन और प्रोपगेशन के लिए होता, केवल और केवल वो सेक्युलर कामों में आता है जिसका आप सुनिए ना प्लीज मेरे गलत तथ्य को गलत आप कर कह सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं, मेरे को तथ्य के अकॉर्डिंग गलत कीजिए। और उसी तमिलनाडु में ये कहा जाता है करीब 50,000 मंदिर है वहां पे, जिसमें 40,000 मंदिरों पे सरकार का कंट्रोल है। 11,000 मंदिर में एक शाम पूजा नहीं होती है। 34,000 मंदिर का सालाना बजट केवल 10,000 रुपए महीना, यानी 800 रुपए पर मंथ। उस पर एक आदमी चपरासी भी है, पुजारी भी है, सफाई कर्मचारी भी, सब वो एक आदमी है, उसको कुछ नहीं मिलता। वहां पर मंदिरों का शोषण हो रहा है, मंदिर वहां बंद होने की कगार पे है और उसी मंदिर का सोना 5 लाख किलो सोना पिघला करके सरकार अपने यहाँ सड़क बना नहीं, रोड बना रहे। और एक और बता रहा हूँ, देवासन बोर्ड जिसकी बात हो रही थी, तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी में जाइए, आपसे 4 साल पहले जब दूसरी थी, उसके टिकट के पीछे जो टिकट मिलता है बस का, उसके टिकट के पीछे लिखा होता है कि आपको हज यात्रा करनी है और आपको यरूशलेम जाना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वार इज सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म सुप्रीम कोर्ट को शायद अनभिज्ञ है, सुप्रीम कोर्ट उसे फैक्ट की जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है अपने देश की सुप्रीम कोर्ट पे, अगर उसे फैक्ट की जानकारी होगी तो अपने विजडम को बढ़ाएगी और सही फैसला देगी। ठीक है। विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे पास समय विनोद जी लगभग खत्म हो गया। बस मैं राहुल लाल जी का जो कुछ तर्क था, देखिए आपके पास आज कुछ है नहीं। आप जो डॉक्टर साहब का जो सवाल जवाब बीच में कर रहे थे, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। बाकी जो तर्क से डॉक्टर साहब ने रखा है तो शायद आप लोगों को आज एक बेहतर समझ होगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब से आप देखे हैं बनारस में, जब कहा था पीएम मोदी ने कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो आपकी पार्टी ने लगातार उसके मजाक में कई तरह के उस पर अलग अलग बयान देते रहे। आज आप हालत देखिए बनारस की कि ये विकास के साथ विरासत कैसे संभाला जाता है। तो आप बनारस देखिए, आप अयोध्या देखिए, आप चारों धाम की जो यात्रा आप कभी किए हुए हैं उत्तराखंड के वो देखिए, आप उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर देखिए। क्या ये जो एक विकास के साथ विरासत है, जो 3% जीडीपी का कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म
ट्रस्ट ने इस देश को दिया है, तो आज आप देखिए कि भारत के मंदिरों के रखरखाव और धार्मिक विकास के साथ विरासत यात्रा ने इस जीडीपी का कम से कम 7% बढ़ाया। अभी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी। आज आप देखिए कि अयोध्या में आने वाले जो 10,000 20,000 लोग थे, वो अयोध्या 3 करोड़ लोग आ रहे हैं। विश्वनाथ काशी कॉरिडोर को आप देखिए कि वहां 4 से 5 लाख डेली लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विकास का विरासत की बात आप कहते हैं, विकास के साथ विरासत, तो उसमें साथ आप देखिए कि इसके जीडीपी के साथ साथ वहां सबका विकास हो रहा है। अयोध्या के पूरे फैजाबाद का बिल्कुल सबका विकास हो रहा है। उज्जैन का महाकाल देखिए, किसी के इस मंदिर के डेवलपमेंट से किसी को रोका गया है? हर कोई समाज के हिस्से, चाहे कोई मजहब के हो, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, वो अपनी भूमिका उसमें निभाते हैं। देखिए राहुल जी, ठीक है, मैं राहुल जी की बात कह रहा हूँ कि सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता, और अगर आप तर्क मानने को राजी नहीं है तो हम आपको जबरदस्ती राजी नहीं कर सकते। निखिल जी, सिर्फ 10 सेकेंड एक चीज बोलना चाहूंगा। अयोध्या का जीडीपी कलेक्शन आज कानपुर और लखनऊ के जीडीपी कलेक्शन से बढ़ गया है जी। ये सनातन ने दिया। प्रयागराज का कुंभ मेला के बाद पूरे देश का सबसे ज्यादा प्रयागराज का जीडीपी कलेक्शन। समय आज सिर्फ इतना है, मेरे पास समय सिर्फ इतना है। राहुल लाल जी, अगली बार आप निश्चित तौर पर पढ़कर तो आएंगे ही, लेकिन कम से कम जो तर्कपूर्ण ढंग से बात कही जाएगी उसको मानेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, अपने तर्क हमारे सामने रखने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपका भी, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे रितेश, उनका भी शुक्रिया। और यहाँ पर हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से परिचय करा दें। हमारे साथ एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद पहुँच गए हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुँचे हैं राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस सियालदा रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मुर्शिदाबाद पहुँचे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, क्या है पूरी ताज़ा खबर, क्या जानकारी? देखिए, डॉक्टर सीवी आनंद बोस कल ही बताए थे जब वो कुछ पीड़ितों से मिले राजभवन में कि वो ग्राउंड जीरो में पहुंचेंगे, वहां पीड़ितों से बात करेंगे और फिर मालदा भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद में जहां उपद्रव हुआ है वहां जो बचा हुआ पीड़ित है उनसे मिलेंगे, लेकिन पहले वहां पहुंचे हैं पीड़ित, वहां पे जो बचा हुआ है, जो अभी भी किसी न किसी तरह अपने घर में, अपने गांव में है, पहले उनसे मिलने का कोशिश करेंगे। मतलब सूती या धुलियान या शमशेरगंज में, वहां से उन्होंने फिर आगे चलेंगे मालदा में, जहां पे स्कूल में सारे लोग विस्थापित होके शरण ले चुके हैं, तो वहां हो सके कल भी जाएंगे, लेकिन आज अगर दिन का उजाला रहे तो हो सकता है कि वहां पहुंच जाए। लेकिन पहले उन्होंने मुर्शिदाबाद में उतरकर जो जगह पीड़ित है, जहां इस तरह से घरों की आगजनी हुआ है, जहां पे तोड़फोड़ किया गया है, इस जगह पहुंचने की कोशिश में उन्होंने है। थोड़ा सा मौसम खराब है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है कि पहुंचने का। जी, निश्चित तौर पर। तो इस पर हम जुड़े हुए जो अपडेट्स हैं वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये भी जानना समझना चाहेंगे कि आपसे जो पीड़ित हैं उनके कुछ रिएक्शंस अभी तक मिल पाए हैं? क्या जो राज्यपाल है उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, उसके विषय में कोई और अपडेट्स? देखिए, इन पीड़ित का कहना यह है कि इसका एनआईए जांच हो, पहली बात। दूसरी बात है कि अपने अपने गांव में फिलहाल सीएपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का कैंप हो, और साथ ही साथ उनका जो जला हुआ घर, तोड़ा हुआ दुकान, ये सब कुछ का फिर से बनाया जाए। ये मांग उन्होंने रखेंगे गवर्नर साहब के सामने। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात जो है, उन्होंने बताया कि हम वापस तो चलेंगे, लेकिन वहाँ हमारी बंगाल की पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे सीआरपीएफ या सीएपीएफ की दूसरा कुछ जो भी हो, सीएपीएफ का वहाँ पे परमानेंट कैंप होनी चाहिए। ये मांग उन्होंने राज्यपाल के सामने रखेंगे। निखिल
जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम आपसे और भी अपडेट्स इस बारे में लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि राहुल गांधी के जातिगत एक्सरे को आखिर किसने रोका। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की सत्य निष्ठा, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे राहुल गांधी के जाति एक्सरे को आखिर किसने रोका। कर्नाटक सरकार की बहुचर्चित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सिद्धारमैया की सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी है। 17 अप्रैल को कैबिनेट में लाने की जोरदार चर्चा थी, लेकिन सीएम ने सभी मंत्रियों को जाति गणना रिपोर्ट पर अपनी राय लिखकर देने को कहा। कर्नाटक में 10 साल पुराने सामाजिक आर्थिक जनगणना को लेकर विपक्ष ने ज्यादा सत्ता पक्ष में बेचैनी है। दरअसल कर्नाटक सरकार अंततः इसे स्वीकार करने जा रही है, लेकिन कैबिनेट में हर सदस्य सहमत नहीं है। कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन निर्णय नहीं हो सका। सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के लिंगायत और वोकालिंगा मंत्रियों के बीच रहा और इनके विरोध में खुद उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार अपने समाज से मिलकर उनकी राय जान रहे थे। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बताया गया मुसलमानों को। इस क्रम में SC ST का इसके बाद नंबर आता है, यानी मुसलमान सबसे ज्यादा बताए गए हैं। वोकालिंगा और लिंगायत समूह को ओबीसी की जनसंख्या के लिहाज से नीचे रखा गया है। ओबीसी वर्ग के अन्य समुदाय ने भी मौजूदा रिपोर्ट का विरोध किया है। कमीशन की रिपोर्ट में क्रीमी लेयर का आधार बनाकर ग्रुप ए में शामिल कई जातियों की तादाद कम कर दी गई है। कर्नाटक सरकार की इस रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सीमा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओबीसी समाज के अन्य समूह अपने साथ इसे धोखा बता रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि सिद्धारमैया सरकार ने मंत्रियों को लिखकर अपना जवाब देने को कहा है और ये एक ब्लैकमेलिंग की टैक्टिस हो सकती है। और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी जातिगत जनगणना को लेकर कुछ साफ साफ नहीं बता पा रही है, ये कहना है बीजेपी का। There is no clarity with the chief minister regarding the caste census. When state government did not have any mandate to do caste census, how did state government come to conclusion? And there are a lot of differences within state cabinet. Cabinet ministers have opposed. And many communities, including Jain community and other backward class community, are contradicting the numbers shown in this report. Every community is contradicting the numbers shown in the report. तो जिस रिपोर्ट को, जिस जातिगत आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर के तुष्टीकरण की सियासत का हथियार बनाना चाहती थी कांग्रेस, दरअसल वो उसी के अंतर्विरोध में अब उसको सामने नहीं ला पा रही है। जो वोकालिंगा और लिंगायत समूह है, जो उनके से जुड़े हुए मंत्री हैं, वो उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस के गले की फांस बन गई है उसकी अपनी ही कमीशन की रिपोर्ट। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।